हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग में। जैसा कि आपको पता है, हम लोग सेकेंड ईयर का फिजिक्स पढ़ रहे हैं और चल रहा है सेकेंड ईयर फिजिक्स का फर्स्ट पेपर है फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर। आज हमें इसमें पढ़ना है एन पैरेलल स्लिट्स, या फिर जिसका दूसरा नाम है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, या फिर इसे फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू एन स्लिट्स भी कहा जाता है। तो या तो दूसरा नाम रहेगा फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू एन पैरेलल स्लिट्स, या केवल इसका नाम रहेगा एन पैरेलल स्लिट्स, या फिर इसे कहा जाएगा डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे फिर हमें आज समझना है। और जैसे हम लोग पढ़े थे फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, ठीक उसी तर्ज पे ये आगे बढ़ेगा और उसके जो जो एक्सप्रेशन थे उन्हें ये आगे हम लोग बढ़ा के ले जाएंगे। तो क्योंकि वहां एक स्लिट की वजह से हो रहा था और यहाँ पे बहुत सारी स्लिट्स का उपयोग किया जाएगा, इसी वजह से इसका नाम है एन पैरेलल स्लिट्स, या फिर जिसे डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग भी कहा जाता है। तो अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले इसे बनाते कैसे हैं। तो आपको लिखने के लिए असुविधा हो रही है तो इसलिए थोड़ा बहुत लिख दिया गया, बाकी एक्सप्रेशन आप यहाँ से नोट करें और नोट बनाएं खूब विधिवत, बात तक लास्ट तक बात पूरी समझ में आएगी। तो इसमें लिख भी दिया गया है कि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज एन अरेंजमेंट कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एन पैरेलल स्लिट्स ऑफ इक्वल विड्थ मान लिया गया स्मॉल ई हो गया। Slits are equidistant separated by opaque space. It is made by ruling large number of fine, equidistant and parallel lines on an optically plane glass plate with a diamond point. तो इतना बात लिखना है आपको, और लिखने के लिए समझने के लिए बात यह है कि क्या करते हैं। सबसे पहले कहा गया डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो है वो लार्ज नंबर ऑफ स्लिट का पैरेलल स्लिट्स का अरेंजमेंट है। जैसे स्लिट कैसे बनाते हैं, स्लिट हमें पता है कि फाइन होल होता है। स्लिट क्या होता है? फाइन होल। तो फाइन होल की बात करें तो ये हो गया कोई ओपेक मीडियम जहां से लाइट पास नहीं करेगी। इसके बाद ये बना दिया गया एक हल्का सा स्पेस जिसे कहा जाएगा स्लिट। तो एक स्लिट हो गया। दूसरा बनाने के लिए थोड़ा सा स्पेस यहाँ छोड़ के फिर एक लाइन ड्रॉ किया गया, ये दूसरा स्लिट हो गया। ये कहा गया S1, इसे कहा गया S2। तीसरा स्लिट बनाया जाएगा इस प्रकार से S3। इस प्रकार से ये पैरेलल स्लिट्स बना दी गई। ये हो गया फर्स्ट स्लिट S1, ये हो गया सेकंड स्लिट S2, ये हो गया थर्ड स्लिट S3। इन सब का पैरेलल अरेंजमेंट कर लिया गया। अब लार्ज नंबर ऑफ स्लिट्स बना दी गई जो कि यूज की जाएगी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में। अब मान लिया गया जो सब स्लिट्स का जो डिस्टेंस है, सेपरेशन है, वो स्लिट्स का जो विड्थ है वो है स्मॉल ई। तो इस सेकेंड स्लिट के लिए भी डिस्टेंस होगा स्मॉल ई, इस थर्ड स्लिट के लिए भी डिस्टेंस होगा स्मॉल ई। मतलब जो चौड़ाई है, थिकनेस है स्लिट का, वो हो गया स्मॉल ई। तो ई स्पेस इसके लिए भी, ई स्पेस इसके लिए भी, ई स्पेस इसके लिए भी। वैसे डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग अगर आप पढ़ रहे हैं, इससे पहले अगर फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट नहीं पढ़े हैं तो इसे पढ़ने में समझने में थोड़ी सी असुविधा हो सकती है। तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग या एन पैरेलल स्लिट्स को समझने से पहले एक बार अगर आप रिकॉल कर ले फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट तो वो आपको मच बेटर रहेगा। तो वहां से आपको आधी बातें समझ में आ जाएंगी और यहाँ आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ स्लिट हो गया, सब स्लिट्स हो गया, सब स्लिट्स का विड्थ हो गया जो इक्वल विड्थ है स्मॉल ई स्मॉल ई स्मॉल ई। अब उसके बाद ये है ओपेक मीडियम। ओपेक मीडियम मतलब अपारदर्शी माध्यम जिसमें से लाइट पास नहीं करेगा। तो सबसे पहला काम करना था कि लार्ज नंबर ऑफ पैरेलल स्लिट्स बनाना था। तो लार्ज नंबर ऑफ पैरेलल स्लिट्स बना दिया गया, S1 S2 S3 अप टू डॉट 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 एन स्लिट्स बनाई जाएंगी। उसके बाद दूसरा काम करना है, सबका जो विड्थ है वो रहेगा स्मॉल ई, इक्वल विड्थ हो गया। अब उसके बाद इसे बनाना कैसे? इसे बनाया जाता है, लिखा भी गया, इट इज मेड बाय रूलिंग लार्ज नंबर ऑफ फाइन, बहुत पतला, इक्विडिस्टेंट मतलब बराबर दूरी पर, एंड पैरेलल लाइंस और समांतर रेखाएं ड्रॉ करके बनाई जाती हैं। फाइन मतलब बहुत पतली, इक्विडिस्टेंस मतलब सेम डिस्टेंस पे सभी एक समान दूरी पर रहेंगी और सभी लाइन एक दूसरे के समांतर रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। और किस पर बनाया जाएगा? ऑप्टिकल प्लेन ग्लास पर बनाया जाएगा। और किससे इन लाइन को ड्रॉ किया जाएगा? इन लाइन को ड्रॉ किया जाएगा विद द डायमंड पॉइंट।
तो मान लिया गया कोई एक ग्लास प्लेट, ये हो गया कोई ग्लास प्लेट, बन गया ये ग्लास प्लेट। इस ग्लास प्लेट पे अभी ये कुछ भी नहीं बना है, इसके बाद एक डायमंड पॉइंट लेके, जो बहुत ही उसका पॉइंट जो है बहुत ही पिन पॉइंट की तरह रहेगा, बहुत कम उसका एरिया रहेगा, इससे लाइंस ड्रॉ की जाएंगी। ये लाइन ड्रॉ कर दी गई, दूसरी ये लाइन ड्रॉ कर दी गई, तीसरी ये लाइन ड्रॉ कर दी गई, चौथी ये लाइन ड्रॉ कर दी गई। इन लाइन को इक्वल डिस्टेंस पे ड्रॉ करना है, बस यही बात का अच्छा खासा ध्यान रखना है कि जो लाइंस है वो सेम डिस्टेंस पे रहेंगी और पैरेलल रहेंगी। तो ये फर्स्ट लाइन बन गया, ये सेकेंड लाइन बन गया, ये थर्ड लाइन बन गया। इस प्रकार से एन लाइंस ड्रॉ कर दी गई। किसकी सहायता से ड्रॉ कर दी गई? डायमंड पॉइंट की सहायता से ये लाइंस ड्रॉ कर दी गई। किस पर ड्रॉ कर दी गई? ऑप्टिकली प्लेन ग्लास। तो प्लेन ग्लास प्लेट, ऑप्टिकली प्लेन ग्लास प्लेट एक ले लिया गया, ये ऑप्टिकली प्लेन ग्लास प्लेट था, इस पर डायमंड पॉइंट की सहायता से ये सब लाइंस ड्रॉ कर दी गई। अब अगर देखा जाए तो इस पे खरोच जैसा ही आ जाएगा लाइट, ये वाला पार्ट भी, ये वाला पार्ट भी, तो इसमें से लाइट पास नहीं होगी। यही है ओपेक मीडियम, ओपेक। तो इसमें से लाइट पास नहीं करेगी, इसमें से लाइट पास नहीं करेगी, इसमें से लाइट पास नहीं करेगी, यहाँ से जो भी लाइंस ड्रॉ की गई हैं वहां से लाइट पास नहीं करेगी। जबकि इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है, ये ट्रांसपेरेंट पार्ट है, यहाँ से लाइट पास करेगी। तो जहां जहां से भी इस पार्ट से लाइट पास करेगी, इस पार्ट से पूरे लाइट पास करेगी, पूरे इस पार्ट से लाइट पास करेगी, इन सब पार्ट्स को कहा जाएगा स्लिट्स। तो स्लिट्स सब कैसे बनाया जाएगा? ऑप्टिकली प्लेन ग्लास प्लेट लिया जाएगा, उस पर डायमंड पॉइंट से पैरेलल, इक्विडिस्टेंट और फाइन लाइंस रूल्ड कर ली जाएगी, खींच ली जाएगी, और वो जो लाइंस होंगी वो ओपेक मीडियम का काम करेंगे, जिसमें से लाइट पास नहीं हो पाएगी। बाकी जो स्पेस उनके बीच का बचेगा वो एक स्लिट की तरह बिहेव करेगा। तो अब उसके बाद हमारे पास बहुत सारी स्लिट्स बन गई, ये लाइन ड्रॉ कर ली गई और ये बन गई स्लिट्स। अगर इसे जूम करके देखा जाए तो इस प्रकार से ये बनेगा। किस प्रकार से बनेगा? ये एक लाइट हो गया, ये हो गया जो लाइन रूल की गई थी, मतलब ओपेक मीडियम। अब इन दोनों के बीच में बना हुआ ये स्लिट, गैप, फिर ये ओपेक मीडियम हो गया, फिर इन दोनों के बीच में बना हुआ ये गैप, फिर ये ओपेक मीडियम हो गया, और इसके बाद फिर ये रहेगा गैप। तो अगर देखा जाए तो ये ओपेक मीडियम है, ये ओपेक मीडियम है, ये ओपेक मीडियम है, ये ओपेक मीडियम की तरफ बिहेव कर रहा है, और दूसरा इन दोनों के बीच में ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है जहां से लाइट पास करेगी। तो ये जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है इसे ही कहा गया स्लिट। ये है S1 स्लिट, ये है S2 स्लिट, ये है S3 स्लिट। अब अगर बात करें तो स्लिट का जो डिस्टेंस है, जो स्लिट का विड्थ है, सभी स्लिट्स इक्वल विड्थ की हैं, और एक स्लिट का जो विड्थ है वो है स्मॉल ई। एक स्लिट का विड्थ जो है वो है स्मॉल ई। तो नेक्स्ट वाली जो स्लिट है उसका भी विड्थ है स्मॉल ई, थर्ड वाली जो स्लिट है इसका भी विड्थ है स्मॉल ई। अब जब ओपेक मीडियम की बात करते हैं तो ये जो ओपेक मीडियम है ये भी सबके लिए सेम है। तो ओपेक मीडियम जो सेम है, इसकी अगर बात करें तो इसकी विड्थ है स्मॉल डी। ओपेक मीडियम का जो विड्थ है वो सबके लिए स्मॉल डी। तो स्लिट बना लिया गया, स्लिट्स का विड्थ हो गया, सब स्लिट का विड्थ हो गया स्मॉल ई, और सबको जब ओपेक मीडियम, जिस ओपेक मीडियम से सेपरेट किया गया, मतलब फाइन लाइंस जो ड्रॉ की गई है डायमंड पॉइंट से, उसका जो विड्थ है वो हो गया स्मॉल डी। मतलब ओपेक मीडियम का विड्थ जी और डी, और इसका विड्थ हो गया स्मॉल ई। अब एक पॉइंट आता है, उससे पहले एक बात करें कि ये लाइंस बनाई कितनी संख्या में जाती हैं, तो इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। 1 सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर मतलब यहाँ से 1 सेंटीमीटर की अगर बात करें तो 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस में, या 1 सेंटीमीटर ऑप्टिकली प्लेन ग्लास प्लेट में 6000 से लेकर 10,000 तक स्लिट्स बनाई जा सकती हैं। तो ये बहुत फाइन होल्स होंगे, क्योंकि फाइन इन्हें बनाने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी, तो फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, 1 सेंटीमीटर में 6000 से 10,000 तक पैरेलल स्लिट्स ड्रॉ की जा सकती हैं, बनाई जा सकती हैं। स्लिट जानते हैं कैसे बनता है? स्लिट बनता है इस टाइप से, एक ओपेक मीडियम फिर दूसरा ओपेक मीडियम, दोनों के बीच का जो सेपरेशन होगा वही कहलाता है स्लिट, फाइन होल। तो इस प्रकार से ये ओपेक मीडियम, ये ओपेक मीडियम, ये काउंट हुआ 1 स्लिट। इस प्रकार से ये स्पेस बनेगा, फिर ओपेक मीडियम बनेगा, ये काउंट होगा सेकेंड स्लिट।
इस प्रकार से 6000 से 10,000 स्लिट मात्र 1 सेंटीमीटर, ये जो चौक दिख रहा है ये 1 सेंटीमीटर का भी नहीं है, ये जो इतना डिस्टेंस है ये 1 सेंटीमीटर लगभग है, तो 1 सेंटीमीटर में 6000 से 10,000 स्लिट्स बनाई जा सकती हैं। तो ये बात होने के बाद डायमंड किसी ऑप्टिकली प्लेन ग्लास प्लेट पे ये डायमंड पॉइंट की वजह से ड्रॉ करके हम लोग स्लिट्स बना लिए, ये पैरेलल स्लिट्स हो गया। हर स्लिट की बात करें तो स्लिट विड्थ जो है इक्वल है, वो है स्मॉल ई, और जो ओपेक मीडियम दोनों स्लिट्स को सेपरेट कर रहा है, मतलब इन दोनों स्लिट्स को जो सेपरेट कर रहा है मीडियम, उसका विड्थ है स्मॉल डी। अब एक टर्म आता है ग्रेटिंग करेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स क्या होते हैं। तो करेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स की बात करें अगर, तो ये स्लिट यहां से स्टार्ट हुआ, तो ये स्लिट अगर स्टार्ट हुआ, ये ए पॉइंट हो गया या एक्स पॉइंट हो गया। इसके बाद बात करें तो ये स्लिट और ये ओपेक मीडियम दोनों को मिला के ये जो दूसरा स्लिट जहां से शुरुआत होगा, इसे अगर y दिया जाए तो x और y जो है वो कहलाते हैं करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स। अब उसके बाद y के बाद यहाँ z से मान लिया गया थर्ड स्लिट स्टार्ट हुआ, तो ये दोनों इसके लिए y और z कहे जाएंगे करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स। एक और टर्म आता है ग्रेटिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो ग्रेटिंग एलिमेंट्स कहा जाता है जो स्लिट S1 है और दूसरी स्लिट हो गई S2, मतलब दो कंसेक्यूटिव स्लिट्स, दो क्रमागत स्लिट्स के बीच का के सेंटर से या मिड पॉइंट से, फर्स्ट स्लिट के मिड पॉइंट से सेकेंड स्लिट के मिड पॉइंट का जो सेपरेशन होता है, जो डिस्टेंस होता है, उसे ही कहा जाता है ग्रेटिंग एलिमेंट। तो ग्रेटिंग एलिमेंट की बात करें तो ये हुआ डिस्टेंस इतना, मतलब फर्स्ट स्लिट का सेंटर मिड पॉइंट और ये हो गया सेकेंड स्लिट का मिड पॉइंट। तो अगर ये टोटल डिस्टेंस है E, ये टोटल डिस्टेंस हो गया E, और हमें इसका हाफ पॉइंट सेंटर ही लेना है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा E/2, डिस्टेंस हो जाएगा E/2। फिर ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया E/2, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो ओपेक मीडियम है ये स्मॉल d, और फिर यहाँ से यहाँ तक का इसका भी सेंटर से हाफ लेना है, तो टोटल डिस्टेंस E स्लिट का जो विड्थ है वो है स्मॉल e। अगर इसे भी मिड पॉइंट से लें तो इधर जो कंसीडर किया जाएगा वो हाफ पार्ट लिया जाएगा, ये भी हो गया E/2। तो टोटल इसका जो ग्रेटिंग एलिमेंट है या जो दोनों के बीच का सेपरेशन है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा E/2 प्लस d प्लस E/2। तो E/2 मतलब हाफ ऑफ ई, ये हो गया कंप्लीट, ये हो गया E प्लस डी। मतलब दो स्लिट्स के बीच का जो ग्रेटिंग एलिमेंट की वैल्यू मिल रही है हमें, वो मिल रही है E प्लस डी। मतलब दो कंसेक्यूटिव स्लिट्स के मिड पॉइंट के बीच का जो सेपरेशन है वही कहलाता है ग्रेटिंग एलिमेंट, और इसकी वैल्यू है E प्लस डी। तो इतनी बात हो गई, ये बन गया हमारे पास एंड पैरेलल स्लिट्स, इस टाइप से ये बना लिया गया। अब एन पैरेलल स्लिट पे किसी भी सोर्स से लाइट इंसिडेंट होगी, लाइट इंसिडेंट होने के बाद इस प्रकार से पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है। तो अगर देखा जाए अगर डिफ्रैक्शन नहीं होता तो ये लाइट इंसिडेंट होने के बाद कॉन्वेक्स लेंस L1 पर इंसिडेंट होती, और इंसिडेंट होने के बाद ये यहाँ पर स्क्रीन पर पर्दे पे फोकस हो जाती, और यहाँ पे हमें मिलती थी इंटेंसिटी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक प्रोसेस हुआ, घटना घटी। कौन सी घटना घटी? डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन इज द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। तो अब यहाँ से ये प्रोसेस दूसरा हो गया, और जो लाइट थी वो क्या हुई, यहाँ से बेंड हो गई। ये स्लिट S1 से आई लाइट, ये मान लिया गया स्लिट S1 हो गया। यहाँ जो लाइट इंसिडेंट हो रही थी, ये लाइट यहाँ इंसिडेंट तो हुई लेकिन थीटा एंगल पे डिफ्रैक्ट हो गई। तो ये इसे सीधे जाना था लेकिन ये थीटा एंगल पर डिफ्रैक्ट हो गई। दूसरी वाली जो लाइन है, दूसरी लाइट जो बीम यहाँ पे आ रही है, ये इस प्रकार से इंसिडेंट हुई, ये भी थीटा एंगल पे डिफ्रैक्ट हो गई। फिर थर्ड बीम ये यहाँ से डिफ्रैक्ट हो गई। फिर फोर्थ ये, तो S1, S2, S3, S4 सब स्लिट से आने वाली लाइट जो है वो डिफ्रैक्ट हो जा रही है, कितने एंगल पर? थीटा एंगल पर। और ये प्रोसेस हो भी क्यों रहा है? क्योंकि ये प्राइमरी वेव्स हैं, वेव फॉर्म्स हैं, ये आके यहाँ इंसिडेंट हो रही हैं। तो यहाँ जो भी पार्टिकल्स हैं वो क्या काम कर रहा है, वो सेकेंडरी वेवलेट्स जनरेट कर रहे हैं, वो आगे की ओर प्रोपोगेट हो रहे हैं और सेकेंडरी वेवलेट्स जनरेट कर रहे हैं। इस बात को हम लोग इससे पहले वाली हेडिंग में फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट पढ़ चुके हैं, तो उसे आप रिकॉल कर लें एक बार तो बहुत बढ़िया रहेगा।
तो यहाँ से लाइट जो है वो सेकेंडरी वेवलेट्स जनरेट हो रही हैं जो आगे की ओर मूव कर रही हैं, आगे की ओर मूव कर रही हैं। ये पैरेलल वेवलेट्स जो है वो आगे की ओर प्रोपोगेट कर रही हैं। प्रोपोगेट करने के बाद इनके सामने ये लेंस रखा गया है, एक कॉन्वेक्स लेंस। ये क्या करेगा, सब लाइट को एक पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा, और कन्वर्ज करेगा तो उसके आगे रखा जाएगा एक स्क्रीन। स्क्रीन मतलब ये हो गया एक पर्दा, ये हो गया स्क्रीन, रख दिया गया सामने की तरफ, इस पे बनेगा इमेज। ये ए बी जो है वो लार्ज नंबर ऑफ स्लिट्स है, S1 S2 S3, इसे बना दिए यहाँ पे। ये फर्स्ट स्लिट हो गया S1, ये सेकेंड स्लिट हो गया S2, ये थर्ड स्लिट हो गया S3, ये फोर्थ स्लिट हो गया S4, ऐसे S5 अप टू डॉट 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 Sn। दो स्लिट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो है E+D। कैसे आया, क्योंकि हाफ E/2 इसका, हाफ E/2 इसका, और ये D ओपेक पोर्शन है D। सबका अगर सम कर दें तो ये था E/2 प्लस D प्लस E/2, कुल मिला के हुआ स्मॉल e प्लस स्मॉल d। तो ये दोनों दो स्लिट S1 और S2 के बीच का सेपरेशन हो गया E+D। ऐसे ही S2 और S3 के बीच के सेपरेशन की बात करें तो ये होगा E+D। S3 और S4 के बीच के सेपरेशन की बात करें तो ये भी होगा E+D। तो दो कंसेक्यूटिव स्लिट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो है सबके लिए E+D। तो E+D इसके लिए, E+D इसके लिए, E+D इसके लिए। अब जो लाइट जो है यहाँ पे पहुंच रही है तो यहाँ का जो हर पॉइंट है वो सेकेंडरी वेवलेट्स जनरेट कर रहा है। ये आगे मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, चारों तरफ ये वेव्स जो है, वेवलेट्स जो है आगे की ओर ट्रेवल कर रही हैं। अब उसके बाद मान लिया गया ये थीटा एंगल पे डिफ्रैक्ट हुई, यहाँ से जो डिफ्रैक्शन है इनका ये हो गया थीटा एंगल पे। तो डिफ्रैक्शन की वजह से इससे पहले भी काम कर चुके हैं, हमें चाहिए यहाँ पे पाथ डिफरेंस, क्योंकि पाथ डिफरेंस के आधार पे ही आगे की बातें कैलकुलेट होंगी। तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस की बात करेंगे। उससे पहले हम ये मानते हैं कि जो प्राइमरी वेव्स यहाँ पे इंसिडेंट हो रही थी, इनकी वजह से सेकेंडरी हाइगन्स थियरी के अकॉर्डिंग जो सेकेंडरी वेवलेट्स जनरेट हो रही हैं, इनके अगर एम्पलीट्यूड की बात करें तो मान लिया गया यहाँ पे जो सेकेंडरी वेवलेट जनरेट हो रही है इसका एम्पलीट्यूड है A0 साइन अल्फा अपॉन अल्फा। कितना एम्पलीट्यूड, A0 साइन अल्फा अपॉन अल्फा। इसी प्रकार से जो इस वाले स्लिट S2 से ट्रेवल करी, इसका एम्पलीट्यूड हो गया A0 साइन अल्फा अपॉन अल्फा। थर्ड वाले के लिए A0 साइन अल्फा अपॉन अल्फा, फोर्थ के लिए भी A0 साइन अल्फा अपॉन अल्फा। मतलब हर जो वेवलेट है उसका एम्पलीट्यूड है, जो सभी वेवलेट्स हैं सबका एम्पलीट्यूड है A0 साइन अल्फा अपॉन अल्फा। इस प्रकार से इससे पहले भी ये काम हम लोग कर चुके हैं कि अब अगर आगे की चीजें कैलकुलेट करना होगा तो हमें फाइंड करना होगा इसके लिए पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस की वैल्यू अगर फाइंड करनी है हमें, तो ये वेव इस प्रकार से इस पे ड्रॉ किया जाता है परपेंडिकुलर। क्या ड्रॉ कर लिया गया, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अगर इस पे ड्रॉ कर लिया गया, ये था एंगल थीटा। अगर इसे बात करें ज्योमेट्री से तो यहाँ पर भी एंगल बनेगा थीटा। थीटा एंगल बन गया, ये हो गया S1, ये हो गया S2, और जहां ये परपेंडिकुलर इंसिडेंट हुआ इस पॉइंट को मान लिया गया N। तो ये पॉइंट हो गया N। तो ये हो गया S1, ये हो गया S2, ये हो गया पॉइंट N। यहाँ पे अगर साइन थीटा की वैल्यू अप्लाई करें तो ये हो जाएगा इसके लिए बेस, ये हो गया इसके लिए परपेंडिकुलर, और ये हो गया हाइपोटेनस, मतलब ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, और ये हो गया S1 S2 हो गया कर्ड। तो इसमें अगर साइन थीटा की वैल्यू अप्लाई करें तो मतलब साइन थीटा अप्लाई करें तो ये हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर ये एंगल है, इसके सामने वाला जो देखा जाए साइड, तो ये हुआ परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना, S2n, ये हो गया S2n परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस की बात करते हैं तो हाइपोटेनस ये हो गया S1 S2, हाइपोटेनस की वैल्यू हो गई S1 S2। वैल्यू प्लेस करें अगर तो ये देखा जाएगा, ये हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू S2n अपॉन S1 S2, S1 S2। S1 S2 की वैल्यू दो स्लिट्स के बीच का सेपरेशन, और इसकी वैल्यू स्मॉल e प्लस स्मॉल d। वैल्यू प्लेस किए, ये हो गया E प्लस डी। तो S2n की बात करें अगर तो ये हो जाएगा S2n इज इक्वल टू E प्लस डी साइन थीटा। ये हो गया S2n की वैल्यू E प्लस डी साइन थीटा। और ये हम लोग क्यों फाइंड कर रहे हैं, हम लोग फाइंड कर रहे हैं पाथ डिफरेंस के लिए। तो यहाँ पे इसके बाद दोनों वेव्स जो है, सेकेंडरी वेवलेट्स जो है वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हैं,
तो लेकिन उससे पहले ये इतना डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल कर रही है, अगर इसे इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए, मतलब इसकी वैल्यू पहले फाइंड कर ली जाए, तो इसे इसके बाद इक्वल डिस्टेंस ड्रॉ करके, पैरेलल ड्रॉ करके, उसके बाद यही पाथ डिफरेंस बच रहा है, इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए। कितनी वैल्यू है? S2n इज इक्वल टू E प्लस डी साइन थीटा, जिसे कहा जा सकता है पाथ डिफरेंस। क्या ये? पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस की वैल्यू मिलने के बाद इसके लिए फेज डिफरेंस फाइंड किया जा सकता है। फेज डिफरेंस होता है 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस, और पाथ डिफरेंस की वैल्यू हम लोगों के पास है E प्लस डी साइन थीटा। अब हम लोगों के पास सेकेंडरी वेवलेट्स हो गया, वेवलेट्स का एम्पलीट्यूड हो गया ए नॉट साइन अल्फा अपॉन अल्फा, जहां अल्फा की वैल्यू भी आप लोग पढ़ चुके हैं, जहां अल्फा इज इक्वल टू था पाई बाई लेमडा ई साइन थीटा, इससे प्रीवियस लेक्चर में। तो अल्फा की भी वैल्यू थी पाई बाई लेमडा ई साइन थीटा। ये हो गया सब वेवलेट्स, सेकेंडरी वेवलेट्स के लिए एम्पलीट्यूड। ये हो गया इन सब के लिए पाथ डिफरेंस। तो हम लोग वहां पे क्या करते थे, केवल सिंगल स्लिट के लिए फाइंड किया गया था। यहाँ पे बस नया काम ये करना है कि यहाँ पे सिंगल स्लिट अगर केवल ये रहता तो ये भी एक सिंगल स्लिट फ्रॉन ऑफर सिंगल स्लिट की तरह बिहेव करेगा, फिर सेकंड वाले के लिए ये भी सिंगल स्लिट की तरह बिहेव करेगा, ये भी सिंगल स्लिट की तरह बिहेव करेगा। ऐसे ही हमें यहाँ पर सिंगल की बजाय, एक स्लिट की बजाय एन स्लिट्स का कंबाइंड इफेक्ट वहां पे फाइंड करना है। तो इसे हमें फाइंड करना था। तो सबके लिए एम्पलीट्यूड हो गया ए नॉट साइन अल्फा अपॉन अल्फा, और पाथ डिफरेंस जहां अल्फा की वैल्यू पाई बाई लेमडा ई साइन थीटा, और हमें पाथ डिफरेंस की वैल्यू भी मिल गई है ई प्लस डी साइन थीटा। अब हमें इसके लिए फाइंड करना होगा फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस भी अगर फाइंड कर ले तो फेज डिफरेंस की जो वैल्यू होती है वो होती है फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस। तो 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस, ये हो गया 2 पाई बाई लेमडा, और पाथ डिफरेंस की वैल्यू है ई प्लस डी साइन थीटा। अब आगे हमें इनके लिए एम्पलीट्यूड फाइंड करना और बहुत सारी चीजें फाइंड करनी। तो लाइट इंसिडेंट हो रही थी S1 स्लिट, S2 स्लिट, S3 स्लिट, S4 पे। इस प्रकार से मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है, इन पे स्लिट लाइट पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ, ये थीटा एंगल डिफ्रैक्ट हुआ। थीटा एंगल डिफ्रैक्ट होने के बाद यहाँ से जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं वो पैरेलली आगे की ओर प्रोपोगेट कर रही हैं। अब उसके बाद इन सब का हमें पाथ डिफरेंस चाहिए था, तो पाथ डिफरेंस हो गया S2n। S2n की वैल्यू पाथ डिफरेंस की हमें मिल गई है E प्लस डी साइन थीटा। इसकी वजह से अब हमें फाइंड करना है फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस। तो ये अगर वैल्यू प्लेस कर दें तो 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस की वैल्यू है E प्लस डी साइन थीटा। तो जो फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस को मान लिया गया 2 पाई बाई लेमडा इंटू ई प्लस डी साइन थीटा। इसे माना जा सकता है 2 बीटा इज इक्वल टू 2 बीटा, मतलब फेज डिफरेंस की जो वैल्यू है 2 पाई बाई लेमडा ई प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू मान लिया गया 2 बीटा लेट। अब उसके बाद यहाँ से हाइगन्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सेकेंडरी वेवलेट्स जनरेट हो रही थी। हर पॉइंट से सेकेंडरी वेवलेट जनरेट हो रही थी। ये सेकेंडरी वेवलेट्स आगे की ओर प्रोपोगेट कर रही हैं। जो सेकेंडरी वेवलेट आगे की ओर प्रोपोगेट कर रही है उसमें प्रत्येक का एम्पलीट्यूड है ए नॉट साइन अल्फा अपॉन अल्फा। इसका भी ए नॉट साइन अल्फा अपॉन अल्फा, इसके लिए भी एम्पलीट्यूड है। सबके लिए वाइब्रेशंस के लिए ए नॉट साइन अल्फा अपॉन अल्फा, जहां अल्फा की वैल्यू पाई बाई लेमडा ई साइन थीटा, ये पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। तो एम्पलीट्यूड सबके लिए मिल गया। तो हमारे पास एम्पलीट्यूड हो गया, दूसरा हो गया फेज डिफरेंस। तो एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं अरिथमेटिक वाइब्रेशंस के लिए, हार्मोनिक वाइब्रेशंस के लिए। तो वाइब्रेशंस के लिए फॉर्मूला क्या जानते हैं? इस फॉर्मूला ये जानते हैं कि अगर एम्पलीट्यूड की वैल्यू फाइंड करें तो एम्पलीट्यूड ए इज इक्वल टू, इससे पहले भी लिखे थे ए साइन एन, और यहाँ पे था फेज डिफरेंस बाई 2, मतलब अल्फा बाई 2 था अपॉन साइन फेज डिफरेंस बाई 2। तो अगर ये वैल्यू रखें तो यहाँ पे वैल्यू एम्पलीट्यूड ए इज इक्वल टू हो जाएगा, जिसे कहें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अरिथमेटिक हार्मोनिक वाइब्रेशंस के लिए। तो ये फाइंड करें तो ये हो जाएगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड
तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की बात करें तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ए इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हमें चाहिए यहाँ पर एम्पलीट्यूड जो सेकेंडरी वेवलेट्स जनरेट हो रही है उसका चाहिए एम्पलीट्यूड। फॉर्मूला इससे पहले लेक्चर में भी है ये। तो एम्पलीट्यूड की बात करें, यहाँ जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं उन सबका एम्पलीट्यूड है ए नॉट साइन अल्फा अपॉन अल्फा, ए नॉट साइन अल्फा अपॉन अल्फा इंटू यहाँ से चाहिए साइन एन। तो नंबर ऑफ स्लिट्स की बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्लिट्स है कैपिटल एन, ये रहेगा कैपिटल एन इंटू फेज डिफरेंस बाई 2। तो फेज डिफरेंस की वैल्यू है 2 पाई बाई लेमडा ई प्लस डी साइन थीटा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा फेज डिफरेंस बाई 2 मतलब पाई बाई लेमडा ई प्लस डी साइन थीटा। ये हो गया पाई बाई लेमडा ई प्लस डी साइन थीटा अपॉन साइन, यहां पर भी हमें फाइन रखना है फेज डिफरेंस बाय 2, वहां डेल्टा रखा गया था एन डेल्टा बाई 2 था और यहाँ साइन डेल्टा बाई 2 था। तो साइन फेज डिफरेंस की वैल्यू यहीं पर वही वैल्यू है पाई बाई लेमडा पाई बाई लेमडा ई प्लस डी साइन थीटा। अगर इस वैल्यू को अब आगे रखा जाए तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमें मिल गया। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की क्या वैल्यू है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू है ए इज इक्वल टू ए नॉट साइन अल्फा अपॉन अल्फा साइन एन पाई बाई लेमडा ई प्लस डी साइन थीटा अपॉन साइन पाई बाई लेमडा ई प्लस डी साइन थीटा। अगर यहाँ से वैल्यू जो हम लोग फेज डिफरेंस की वैल्यू फाइन लेट किया एज्यूम किए हैं कि लेट फेज डिफरेंस 2 पाई बाई लेमडा ई प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू 2 बीटा, तो इसकी वैल्यू अगर रखें तो पाई बाई लेमडा ई प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू बीटा। अगर 2 पाई बाई लेमडा ई प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू 2 बीटा है तो बराबर भी लिख सकते हैं, इधर बराबर लिखें अगर मान लिया गया इसकी वैल्यू है 2 बीटा, तो बीटा की वैल्यू पाई बाई लेमडा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया बीटा इज इक्वल टू पाई बाई लेमडा। तो इसकी वैल्यू क्या रखें, पाई बाई लेमडा ई प्लस डी साइन थीटा, मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी बीटा। तो इसे लिखा जा सकता है एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ए इज इक्वल टू ए नॉट साइन अल्फा अपॉन अल्फा, यहां से साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा। ये हो गया एम्पलीट्यूड की वैल्यू, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एन स्लिट की वजह से हमें फाइंड हो गया। और अगर हमें इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करना है तो इंटेंसिटी हम लोग जानते हैं क्या होता है, यहां पे लिखें रिजल्टेंट इंटेंसिटी, इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी की बात करें तो इंटेंसिटी आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड या रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। अगर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट 1 हो, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट 1 हो तो I इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, और एम्पलीट्यूड की वैल्यू मतलब एम्पलीट्यूड मतलब A है तो A का स्क्वायर कर दें, इस पूरे टर्म का स्क्वायर कर दें, वही मिलेगा हमें इंटेंसिटी। तो I इज इक्वल टू मिल गया, I इज इक्वल टू क्या मिला, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, एम्पलीट्यूड ये है इसका स्क्वायर करें तो इसकी वैल्यू एक बार रख दे रहे हैं, ये हो गया क्या वैल्यू है ए नॉट साइन अल्फा अपॉन अल्फा इंटू साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा। इसका अगर स्क्वायर कर दें तो ये हो गया एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, और अगर इसके स्क्वायर कर दिया गया ये हो गया ए नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा। इसमें अगर देखा जाए तो इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू हो गया ए नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा। तो इसमें दो टर्म्स हैं, एक टर्म ये हो गया जिसे हम लोग पढ़ चुके हैं, कहाँ पे पढ़े हैं, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में ड्यू टू सिंगल स्लिट। और ये अगर बात करें तो ये हो रहा है एन स्लिट की वजह से बढ़ा हुआ भाग, ये डिफ्रैक्शन इसमें हो रहा है और इसमें हो रहा है इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस की वजह से इंटेंसिटी बढ़ जा रही है, तो ये हो गया इंटरफेरेंस वाला पार्ट। और ये हो गया डिफ्रैक्शन ड्यू टू इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी किस वजह से, जो लाइट डिफ्रैक्ट हो रही है, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट भी पढ़े हैं, तो ये डिफ्रैक्टेड पार्ट की वजह से, और वो है इंटरफेरेंस पैटर्न की वजह से जो लाइट इंटरफेयर करके इंटेंसिटी को इंक्रीज करी।
इसे लिख भी दिया गया कि इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, और वो क्या है, इंटेंसिटी ड्यू टू ऑल स्लिट्स, एन स्लिट की वजह से वो इंटेंसिटी, और वो उसमें हो रहा है इंटरफेरेंस पैटर्न, यहाँ हो रहा है डिफ्रैक्शन और वो हो रहा है इंटरफेरेंस पैटर्न। अगर इस टर्म की बात करें तो इसे फ्रॉन ऑफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट पूरा पढ़ा जा चुका। अब हमें जो बात करनी है वो केवल करनी इस टर्म साइन स्क्वायर एंड बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा की। तो अगर इसकी वैल्यू की बात करें मैक्सिमा के लिए, मिनिमा के लिए, सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए, तो इसके लिए अलग अलग टर्म्स हैं, अलग अलग तरीके से इसे पढ़ेंगे कि कब इसकी वैल्यू मैक्सिमम रहेगी, कब मिनिमम रहेगी। उस हिसाब से हम पढ़ने के लिए पहली हेडिंग लिखते हैं इसमें पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा। तो पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा की बात करें तो इंटेंसिटी डिपेंड जो कर रही है वो कर रही है इसी टर्म पे, इसी के लिए हमें सब कुछ फाइंड भी करना है। तो अगर इस टर्म पे डिपेंड कर रही है, कौन से टर्म पे, साइन स्क्वायर एंड बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा, तो इंटेंसिटी आई जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, टर्म पे डिपेंड कर रही है साइन स्क्वायर, लिख दें अगर इसे, लिख दिए साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा। अगर इस टर्म को हमें फाइंड करना हो, इसके लिए इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी हो, तो अगर पूरे टर्म की बात करें तो हमारे पास है आई इज इक्वल टू आई प्रोपोर्शनल, या आई इज इक्वल टू ए नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर, और दूसरा टर्म है जो इंटरफेरेंस हो रहा है एन स्लिट्स के बीच में, साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा। अगर इसकी वैल्यू की बात करें तो इंटेंसिटी के लिए इसकी वैल्यू इंटेंसिटी की कम मैक्सिमम होगी। अगर इस टर्म को, अगर कुछ केवल इस टर्म की बात करें साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा, तो अगर इसकी वैल्यू हमें मैक्सिमम करना है तो इसमें से क्या होगा, डिनोमिनेटर की वैल्यू मिनिमम करना पड़ेगा, क्योंकि यही इसके लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इससे की वैल्यू अगर मिनिमम रहेगी तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम रहेगी। ये बात समझ रहे हैं आप? तो डिनोमिनेटर की वैल्यू कम से कम कितना रख दिया जाए, तो जितनी भी उसकी वैल्यू कम से कम पॉसिबल है अगर वो रखा जाए तो इंटेंसिटी की वैल्यू हमें मिलेगी मैक्सिमम। तो साइन स्क्वायर बीटा या साइन बीटा की वैल्यू अगर रख दिया जाए 0, साइन बीटा इज इक्वल टू 0, तो अगर ये वैल्यू रखे तो इंटेंसिटी हमें मिल जाएगी यहाँ पे मैक्सिमम, क्योंकि इसकी वैल्यू 0, 0 से डिवाइड करेंगे इनफाइनाइट वैल्यू आएगी, और ये होगी इसके लिए मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पर हमें टर्म मिला जो डिनोमिनेटर की वैल्यू को क्या किया जाए, कम से कम, और इसकी वैल्यू को रख दिया गया साइन बीटा इज इक्वल टू 0। तो अब साइन बीटा इज इक्वल टू 0 रख दिया गया, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। अगर इसमें साइन बीटा इज इक्वल टू 0 रखे तो देखते हैं इसकी क्या वैल्यू होती है। साइन बीटा इज इक्वल टू अगर 0 हो गया, साइन बीटा इज इक्वल टू 0, इसके लिए अगर देखा जाए तो साइन की वैल्यू कब 0 होती है, साइन की वैल्यू होती है जब ये होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, मतलब एन पाई, प्लस के लिए भी और माइनस के लिए भी। तो लिखा जा सकता है साइन बीटा इज इक्वल टू साइन प्लस माइनस एन पाई। अगर एन की वैल्यू 1 रखा जाए तो एन की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो ये पाई, तो साइन पाई मतलब 0। फिर उसके बाद ऐसे अप्लाई प्लस के लिए सभी वैल्यूज और माइनस के लिए भी सभी वैल्यूज। अगर यहाँ से देखा जाए तो बीटा की वैल्यू हमें मिल जाएगी, बीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, बीटा इज इक्वल टू यहाँ से मिल जाएगा प्लस माइनस एन पाई। तो इसकी वैल्यू हम लोग अभी बाद में फाइंड करेंगे इसके लिए पोजीशंस के लिए। उससे पहले हम लोग बीटा की वैल्यू अगर इस टर्म में रखा जाए, किस टर्म में, साइन स्क्वायर एन बीटा बाई साइन स्क्वायर बीटा, क्योंकि इसी को मैक्सिमम करना है, ये मैक्सिमम होगा तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। तो इस टर्म का देखते हैं क्या हल होता है। तो ये टर्म है साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू, तो बीटा की वैल्यू हमें कितना रखना है, प्लस माइनस एन पाई, तो ये हो गया साइन स्क्वायर एन, और बीटा की वैल्यू रख दिया गया प्लस माइनस एन पाई अपॉन साइन स्क्वायर। यहां से भी बीटा की वैल्यू अगर फाइंड करें तो बीटा की वैल्यू क्या रखी जा सकती है, बीटा की वैल्यू प्लस माइनस एन पाई। ये होल स्क्वायर ही था, होल स्क्वायर था, इसे अगर इकट्ठे चाहे तो आप इजीएस्ट फॉर्म में इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ये स्क्वायर यहाँ भी लिख सकते हैं, या फिर वही चीज रहेगा, या फिर इसे यहाँ भी लिख सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो साइन एन प्लस माइनस एन पाई, इसकी वैल्यू की बात अगर की जाए तो इसकी वैल्यू कितना होगा, इसकी वैल्यू होती है 0। साइन का जो इंटीग्रल मल्टीपल होता है पाई के साथ उसकी वैल्यू सब साइन के लिए आती है, कितनी आती है, वैल्यू आती है 0। तो ये हो गया 0 अपॉन 0।
और यहाँ पर भी साइन की वैल्यू 0, 0 का स्क्वायर मतलब 0, ये हो गया अनिश्चित वैल्यू, इनडिटर्मिनेट कंडीशन। तो अनडिटर्मिनेट कंडीशन के लिए, अनिश्चित वैल्यू के लिए अब क्या करेंगे, तो वैल्यू प्लेस की ही नहीं जा सकती। इसके लिए अब हम अप्लाई करते हैं एल हॉस्पिटल रूल की लिमिट। इसके लिए अगर हो गया बीटा की वैल्यू हो गया प्लस माइनस एन पाई, तो इसके लिए लिमिट लगाते हैं यही बीटा, जहां बीटा टेंड्स टू 0, और इसके लिए अप्लाई करेंगे एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल में डिनोमिनेटर का अलग डिफ्रेंसिएशन और न्यूमरेटर का अलग डिफ्रेंसिएशन, दोनों को डिफ्रेंशिएट करके वैल्यू प्लेस करेंगे, और प्लेस करने के बाद उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इनडिटर्मिनेट कंडीशन के लिए हम लोग इसके लिए लिमिट लेके और डिफ्रेंशिएट करेंगे न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, फिर वैल्यू प्लेस कर देंगे। लिमिट लेते हैं, लिमिट बीटा टेंड्स टू प्लस माइनस एन पाई, और इसी की वैल्यू हमें करनी है, इसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इसके लिए लिमिट लगाना है। तो इसे लिखा जा सकता है साइन एन बीटा बाई साइन बीटा का स्क्वायर ही था ये। तो अगर इसी की वैल्यू फाइंड करें, जो भी आएगा उसका स्क्वायर कर देंगे। तो ये वैल्यू था साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा। अगर इसे हमें सॉल्व करना हो तो अप्लाई करते हैं एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है? एल हॉस्पिटल रूल इंटरमीडिएट में आप लोग पढ़े हैं कि शॉर्टकट मेथड के लिए पढ़े हैं कि अलग अलग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिफ्रेंशिएट करके लिमिट प्लेस कर दी जाए। तो अगर वैल्यू डिफ्रेंशिएट करें इसका, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन होगा कॉस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो साइन एन बीटा इज इक्वल टू कॉस एन बीटा, और एन बीटा का डिफ्रेंशिएशन करें विद रेस्पेक्ट टू बीटा, तो ये हो जाएगा कैपिटल एन, ये हो गया एन कॉस एन बीटा अपॉन साइन बीटा। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन फिर हो जाएगा ये कॉस बीटा, और हमें लिमिट क्या प्लेस करना है? हमें लिमिट प्लेस करना बीटा टेंड्स टू प्लस माइनस एन पाई। अगर ये वैल्यू प्लेस करें तो ये हो गया ऊपर एन कॉस, ये हो गया एन कॉस एन बीटा, एन और बीटा की वैल्यू हो गई प्लस माइनस एन पाई अपॉन कॉस बीटा की फिर वैल्यू की बात करें प्लस माइनस एन पाई। तो कॉस की वैल्यू अगर पाई हो और उसके साथ इंटीग्रल मल्टीपल हो तो एन 1 2 3, और सब कॉस पाई की वैल्यू अगर बात करें तो साइन 90 मतलब 1, तो इसके लिए भी 1, इसके लिए भी 1, इसके लिए भी +1, तो इसके लिए भी +1, इसके लिए -1, तो इसके लिए -1, तो सब मिला के ये वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस एन, मतलब ऊपर भी 1 नीचे भी 1, तो ये वैल्यू हो गया 1, ये वैल्यू आ गई प्लस माइनस एन। अब अगर इंटेंसिटी की बात करें तो इंटेंसिटी के लिए हमें इनिशियल फॉर्मूला शुरुआत में ही मिला था। क्या फॉर्मूला मिला था इंटेंसिटी के लिए? हमारे पास इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला था इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू ए नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर इंटू साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा। तो इसका भी स्क्वायर था, क्या सबको लिख सकते हैं इकट्ठे स्क्वायर? ये हो गया साइन एन बीटा बाई साइन बीटा का होल स्क्वायर, और उसकी वैल्यू अब हमें मिल चुकी है, उसकी वैल्यू है प्लस माइनस एन। अगर ये वैल्यू वहां प्लेस करें तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा ए नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हो गई प्लस माइनस एन, और ये वैल्यू सॉल्व अगर प्लस माइनस एन को अगर स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा वैल्यू एन स्क्वायर। मतलब जो इंटेंसिटी है, लाइट की इंटेंसिटी है, ये क्या किस पे डिपेंड कर रहा है? एन स्क्वायर पे। तो लाइट की इंटेंसिटी जो है वो एन स्क्वायर, मतलब एन जो है वो है नंबर ऑफ स्लिट्स, मतलब जितनी ज्यादा नंबर ऑफ स्लिट्स होंगी लाइट की इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। और ये हो गया हमें प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए इंटेंसिटी की बात। अब अगर पोजीशंस की बात करते हैं तो पोजीशंस की बात करें तो हमें एक टर्म मिला है बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई। क्या टर्म मिला है हमें पोजीशन फाइंड करना है, पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा। तो बीटा इज इक्वल टू हमें मिल गया बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई। अब अगर बीटा की वैल्यू की बात करें तो कि बीटा की वैल्यू होती कितनी है, तो हम लोग जो फेज डिफरेंस मिला था, फेज डिफरेंस क्या था? 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस मतलब ई प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू, इसे लेट किया गया था 2 बीटा। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन था
स्टार्टिंग में वीडियो में देख सकते हैं आप 2 पाई बाई लेमडा ई प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू था ये फेज डिफरेंस और इसे माना गया था 2 बीटा के इक्वल। तो 2 से 2 अगर यहाँ से कैंसिल आउट कर दें तो बीटा की वैल्यू हो गई पाई बाई लेमडा ई प्लस डी साइन थीटा, ये वैल्यू यहाँ प्लेस करें तो ये हो गया पाई बाई लेमडा ई प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई। पाई से ये पाई कैंसिल हुआ, एन का उधर मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया ई प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन लेमडा। जहां पर अगर एन की बात करें तो एन की वैल्यू 0 1 2 3 4 अप टू डॉट डॉट डॉट। तो अगर प्लस माइनस जीरो एन की वैल्यू 0 की बात करें तो एन की वैल्यू अगर 0 की बात करते हैं तो वो मिलेगा हमें 0 ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा। अगर एन की वैल्यू 0 है तब वहां पे मिलेगा हमें 0 ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा। फिर उसके बाद 1 के लिए फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा, फिर सेकेंड ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा, 3 के लिए थर्ड ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा। इस हिसाब से हमें पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमास मिल गए। तो पोजीशन ऑफ मिनिमा की बात करें तो हमें जो इंटेंसिटी है उसे रखना पड़ेगा कम से कम। तो अगर इसी टर्म से हमें सब बात करना है तो इसके लिए इंटेंसिटी की वैल्यू अगर कम से कम रखनी हो तो इंटेंसिटी कम से कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, साइन एन बीटा, साइन एन बीटा की वैल्यू होनी चाहिए 0, कम से कम वैल्यू होगी 0। और साइन एन बीटा की वैल्यू अगर 0 है तो साइन एन बीटा की वैल्यू अगर 0 रहेगी तो हमें इंटेंसिटी की वैल्यू भी मिलेगी कम से कम। तो मिनिमा या 0 भी मिल जाए, जो भी मिले। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइन एन बीटा की वैल्यू होनी चाहिए 0, साइन एन बीटा इज इक्वल टू 0। लेकिन साइन बीटा की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, साइन बीटा इज नॉट इज इक्वल टू 0, क्योंकि साइन बीटा की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो वो अगर दोनों 0 हो जाएंगे तो बीटा इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन हो जाएगी पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए। तो हमें क्या चाहिए, साइन एन बीटा की वैल्यू 0 चाहिए, क्योंकि इंटेंसिटी को हमें रखना है मिनिमम। इंटेंसिटी मिनिमम रखने के लिए जो न्यूमरेटर का टर्म है उसकी वैल्यू कम से कम रखी जाए, और ये टर्म है साइन, और साइन की वैल्यू कम से कम होती है 0, तो साइन एन बीटा इज इक्वल टू 0। लेकिन ये टर्म 0 नहीं होना चाहिए, अगर ये भी 0 हो जाएगा तो ये प्रिंसिपल मैक्सिमा की कंडीशन आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, साइन एन बीटा इज इक्वल टू 0 बट साइन बीटा इज नॉट इज इक्वल टू 0। तो अगर इसे देखा जाए तो ये हो गया साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा। तो साइन एन बीटा की वैल्यू हो गई 0 और इसकी वैल्यू कुछ भी हो 0 अपॉन समथिंग वैल्यू, ये जो वैल्यू आएगी ये हो जाएगी 0। तो ये जब पूरा टर्म ही 0 हो गया तो अगर अब इंटेंसिटी की बात करते हैं, इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू ये ए नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर इंटू 0 का स्क्वायर, और 0 का स्क्वायर करें तो 0, 0 से ये टर्म पूरा कैंसिल आउट हो गया। इंटेंसिटी यहाँ पर हमें क्या मिल गई, 0। तो इंटेंसिटी की वैल्यू 0 मिल गई, किसके लिए, मिनिमा के लिए। अब इसकी पोजीशंस की बात करते हैं तो पोजीशंस क्या क्या होंगी, पोजीशन। तो अगर यहां से देखा जाए साइन एन बीटा इज इक्वल टू 0 है तो साइन एन बीटा इज इक्वल टू 0। तो साइन एन बीटा इज इक्वल टू हो गया 0। अब साइन की वैल्यू 0 कब होती है, साइन की वैल्यू 0 के लिए फिर वही बात, साइन एन बीटा इज इक्वल टू 0 होता है इंटीग्रल मल्टीपल्स के लिए प्लस माइनस एन पाई। तो एन यहाँ नहीं रखते हैं, यहाँ रखते हैं एम पाई, क्योंकि एन को यूज कर लिया गया तो ये दूसरा सिंबल हो गया इज प्लस माइनस एम पाई। तो अब अगर यहाँ से देखा जाए तो एन बीटा इज इक्वल टू हमें मिला एम पाई, एन बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एम पाई। यहां से बीटा की वैल्यू प्लेस की जा सकती है। फेज डिफरेंस जो था वही फिर से रिकॉल करें तो ये फेज डिफरेंस 2 पाई बाई लेमडा इंटू ई प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू था 2 बीटा, 2 से 2 कैंसिल हुआ, बीटा की वैल्यू थी पाई बाई लेमडा ई प्लस डी साइन थीटा, यही वैल्यू यहाँ प्लेस करें, ये हो गया एन इंटू पाई बाई लेमडा ई प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एम पाई। तो पाई से पाई यहाँ कैंसिल आउट हुआ, क्या हुआ यहाँ बचा, ये हुआ एन ई प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एम लेमडा।
ये हो गया पोजीशंस के लिए। अगर m की बात करें, m की वैल्यू क्या होगी, ऑल इंटीजर्स होगी। तो m की वैल्यू ऑल इंटीजर्स होगी एक्सेप्ट इन वैल्यूओं के अलावा। किन वैल्यूओं के अलावा, जब m की वैल्यू हो 0, कैपिटल N, 2n, 3n एंड सो ऑन। क्योंकि ये सब वैल्यू जो हैं साइन इज इक्वल टू, इससे पहले प्रिंसिपल मैक्सिमा की अगर बात करें तो वहां पर साइन बीटा इज इक्वल टू जब 0 था या बीटा इज इक्वल टू 0 था, तब की कंडीशन के लिए ये वैल्यूज रिजर्व थी, क्योंकि n की वैल्यू आ गई थी 0 +-1 +-2 या n के टर्म में। तो m की वैल्यू क्या होगी, इन सब के अलावा सभी इंटीग्रल नंबर्स होगी। तो इंटीग्रल मल्टीपल अगर बात करें तो इनके अलावा ये होगा। तो अगर मिनिमा की बात करें तो अब मिनिमा के लिए m की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इनके अलावा होगी। और इनके अलावा क्या वैल्यू होगी, इनके अलावा वैल्यू होगी, तो 0 तो रिजर्व हो गया, ये हो गया 1, क्योंकि 0 प्रिंसिपल मैक्सिमा में आ चुका है, 0 भी आ चुका है और n भी आ चुका है प्लस माइनस के लिए। तो ये हो गया 1। फिर उसके बाद आगे बात करें तो ये होगा 2, फिर आगे 3, फिर आगे 4, ऐसे ही जाते जाते कैपिटल N पर ये मिल जाता है हमें प्रिंसिपल मैक्सिमा। तो कैपिटल N पे हमें क्या मिला है अभी, प्रिंसिपल मैक्सिमा। तो इसकी वैल्यू तो प्रिंसिपल मैक्सिमा में लाई कर रही है। तो मिनिमा की बात करें तो इससे पहले वाला टर्म क्या होगा, n-1। तो ये हो गया n-1। इससे पहले वाला टर्म क्या होगा, n-2। तो जो मिनिमाज की कंडीशन है वो हो जाएगा 1 2 3 अप टू डॉट 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 n-2, n-1। मतलब क्या हुआ कि इस 0, ये जो प्रिंसिपल मैक्सिमा है, फिर n, ये भी प्रिंसिपल मैक्सिमा है, इसमें जो है कितने मिनिमाज मिल रहे हैं, इसमें मिल रहे हैं 1 2 3, काउंट करते करते n-1 मिनिमाज मिल रहे हैं। तो क्या निष्कर्ष निकला, n-1 मिनिमाज मिल रहे हैं कहां पर, दो कंसेक्यूटिव प्रिंसिपल मैक्सिमाज के बीच। तो इससे पहले प्रिंसिपल मैक्सिमा हम लोग पढ़ चुके हैं। तो 0 और n के बीच में कितने मिनिमा मिलेंगे, n-1 मिनिमाज मिलेंगे। और इसके इधर और इसके इधर क्या होगा, इसके इधर प्रिंसिपल मैक्सिमा मिलेगा। तो अब हम लोग बात करते हैं पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा की। तो अभी इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं मिनिमा, पोजीशन ऑफ मिनिमा। अब हमें पढ़ना है पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। तो पोजीशन ऑफ मिनिमा की अगर बात करें तो दो कंसेक्यूटिव प्रिंसिपल मैक्सिमा जो थे उनके बीच n-1 मिनिमा मिल रहे थे। तो जो दो कंसेक्यूटिव प्रिंसिपल मैक्सिमा हैं, अगर उनके बीच n-1 मिनिमा है तो n-2 अदर मैक्सिमा भी होंगे जिन्हें कहा जाता है सेकेंडरी मैक्सिमा। मतलब क्या हुआ कि दो प्रिंसिपल मैक्सिमा है, उनके बीच में मिनिमाज की संख्या n-1। तो जो बच रहा है वो होगा n-1, अगर मिनिमा हो गया तो जो बच रहा है वो सेकेंडरी मैक्सिमा होगा। तो सेकेंडरी मैक्सिमा की संख्या हो गई n-2। तो वही लिखा गया, एज देयर आर n-1 मिनिमा बिटवीन टू कंसेक्यूटिव प्रिंसिपल मैक्सिमा, देयर मस्ट बी n-2 अदर मैक्सिमा बिटवीन टू प्रिंसिपल मैक्सिमा कॉल्ड सेकेंडरी मैक्सिमा। और इनकी इंटेंसिटी जो होती है वो प्रिंसिपल मैक्सिमा के कंपैरिजन में थोड़ी कम इंटेंसिटी होती है। अब इसके लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा इनके लिए पोजीशन की बात अगर हमें फाइंड करना हो तो पोजीशन फाइंड करने के लिए इंटेंसिटी का जो टर्म है उसे क्या करेंगे, उसे बीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट, और डिफरेंशिएट करने के बाद उसे इक्वेट किया जाएगा 0 से। जैसा कि फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट में सेकेंडरी मैक्सिमा फाइंड करने के लिए हम लोग कर चुके हैं। तो क्या किया जाए, वो इंटेंसिटी का फॉर्मूला है I इज इक्वल टू a0 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर एन बीटा बाई साइन स्क्वायर बीटा। तो इस पे भी स्क्वायर या इसका होल स्क्वायर है। अगर इसे डिफ्रेंशिएट करें तो डिफ्रेंशिएट इंटेंसिटी को करना पड़ेगा di बाई डी बीटा। तो बीटा के रेस्पेक्ट में इंटेंसिटी को डिफ्रेंशिएट करें और इसे इक्वेट करें 0 से, देखते हैं हमें क्या वैल्यू मिलती है। तो सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएट करना है, तो डी बाई बीटा के लिए ये वैल्यू अगर रख दें, किसका डिफरेंशिएट करना है, इंटेंसिटी का। इंटेंसिटी की वैल्यू है a0 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर टू साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा का होल स्क्वायर। तो अगर पूरे टर्म की बात करें तो इसका अगर डिफरेंशिएशन करें तो a0 स्क्वायर साइन स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर इसके लिए कांस्टेंट टर्म की तरह ट्रीट किया जाएगा।
क्योंकि हमें जो डिफ्रेंशिएशन करना वो करना बीटा के रेस्पेक्ट में, तो केवल इन्हीं दो टर्म्स का डिफ्रेंशिएशन होगा, मतलब इस पूरे टर्म का डिफ्रेंशिएशन होगा। तो डिफ्रेंशिएशन कहाँ से होगा, यहाँ से होगा, डी बाई डी। तो अब उसके बाद अगर डिफ्रेंशिएशन की बात करें तो ये इतना हो गया, इसके लिए डिफ्रेंशिएट करें, ये टर्म क्या हो गया, ए नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर, ये हो गया कांस्टेंट, डिफ्रेंशिएशन कर भी दिए तो ये हो गया कांस्टेंट। इस टर्म का अगर डिफ्रेंशिएशन करें तो जानते हैं हम लोग, अगर डी बाई डी बी इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन करें, जैसे एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन करें तो क्या होगा, x के रेस्पेक्ट में 3x स्क्वायर। तो ऐसे ही तो पावर अगर इसका 2 है, x 2 है तो x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2x। तो इसका डिफ्रेंशिएशन फिर करें तो ये हो जाएगा इंटू 2 और x की जगह ये पूरा टर्म साइन n बीटा अपॉन साइन बीटा। अब हमें किसका डिफ्रेंशिएशन करना होगा, अब हमें डिफ्रेंशिएशन करना होगा d बाई डी बी ऑफ, अब इस पूरे टर्म का डिफ्रेंशिएशन करना है, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो गया तो 2x आ गया, इसे भी डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dx बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 नहीं है, इसे डिफ्रेंशिएट करें तो ये हो जाएगा साइन n बीटा अपॉन साइन बीटा। तो ये हो गया u बाई वी के फॉर्म में, और u बाई वी का डिफ्रेंशिएशन जब करते हैं u बाई वी तो वहाँ लिखा जाता है u डैश v, मतलब u का डिफ्रेंशिएशन इंटू v माइनस v डैश u अपॉन v स्क्वायर। ये इंटरमीडिएट में आप लोग पढ़े होंगे। तो u बाई v का जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये होता है u डैश v माइनस v डैश u अपॉन v स्क्वायर। इसे डिफ्रेंशिएट करें, ये पूरा का पूरा टर्म यही रहेगा, ये लिख लिया गया, ए नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर इंटू 2 साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा इंटू, इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो क्या करना है, सबसे पहले u डैश मतलब जो न्यूमरेटर है उसका करें डिफ्रेंशिएशन, तो साइन एन बीटा का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस एन बीटा, कॉस एन बीटा, और एन बीटा का डिफ्रेंशिएशन करें तो एन का एन बीटा मतलब ये कांस्टेंट एन हो जाएगा, बीटा का डिफ्रेंशिएशन 1, तो एन कॉस एन बीटा, इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि यू डैश हो गया, ये यू डैश इंटू वी का मल्टीप्लाई, वी की वैल्यू है साइन बीटा माइनस वी डैश मतलब वी अपॉन वाला टर्म साइन बीटा का डिफ्रेंशिएशन करें, ये हो जाएगा कॉस बीटा इंटू वी डैश यू की वैल्यू कितना है, साइन एन बीटा अपॉन वी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर बीटा। तो इसे बीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने के बाद इसे इक्वेट करना था जीरो से, अगर डी आई बाई डी बी की वैल्यू जीरो रख दिया जाए, जीरो यहीं पे रख दिया गया, ये पूरा टर्म जो है इसके अपॉन में चला आएगा, तो ये पूरा का पूरा टर्म, क्योंकि ये जीरो हो नहीं सकता तो ये भी जीरो नहीं हो सकता, ये वैल्यू हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं, इसकी वैल्यू जीरो होने पर प्रिंसिपल मैक्सिमम मिल रहा है, तो सब कुल मिला के हमें क्या करना है, ये सब वैल्यू जीरो से इक्वेट करने के बाद इसकी वैल्यू ही हमें मिल गई इज इक्वल टू जीरो। तो इसकी वैल्यू अगर जीरो की इक्वल हो गई तो साइन स्क्वायर, अगर बीटा की बात करें तो ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये जीरो से मल्टीप्लाई होगा, इसकी भी वैल्यू हो जाएगी जीरो। तो टर्म जो मिला हमें क्या मिला, टर्म मिला हमें क्या मिला, एन कॉस एन बीटा इंटू साइन बीटा माइनस कॉस बीटा इंटू साइन एन बीटा इज इक्वल टू जीरो। इस पूरे माइनस वाले टर्म को अगर इधर लाया जाए तो ये प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, उसे उधर बुला लाएं तो ये हो गया, इधर आया ये टर्म हो गया पॉजिटिव, ये हो गया कॉस बीटा, ये कॉस बीटा साइन एन बीटा इज इक्वल टू इधर एन कॉस एन बीटा इंटू साइन बीटा। अब अगर देखा जाए तो साइन एन बीटा यहाँ है और कॉस एन बीटा यहाँ है, तो इसे इसके अपॉन में ले आए तो इसे लिखा जा सकता है
क्या लिखा जा सकता है, इसे लिखा जा सकता है यहाँ, इसे यही रहने दिया जाए साइन एन बीटा अपॉन, ये टर्म अपॉन में आया, ये हो गया कॉस एन बीटा इज इक्वल टू उधर देखें तो एन अपनी जगह पे, साइन बीटा अपनी जगह पे, एक टर्म और बच रहा है ये कॉस बीटा भी अगर उधर जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई में, तो उधर जाके डिवाइड में, ये हो जाएगा अपॉन कॉस बीटा। इसे अगर देखा जाए तो साइन अपॉन कॉस मतलब टेन, ये हो गया टेन एन बीटा इज इक्वल टू एन साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा इज इक्वल टू टेन बीटा। तो हमें इसकी वैल्यू मिल गई, किसकी वैल्यू मिल गई, हमें वैल्यू मिल गई टेन एन बीटा की। तो टेन एन बीटा इज इक्वल टू मिल गया एन टेन बीटा, और सब बातें अगर इरेज कर दें तो कर दीजिए। अब उसके बाद हमें इंटेंसिटी के लिए अगर टर्म की वैल्यू चाहिए, इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू ए नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा। अगर साइन एन बीटा की हमें वैल्यू चाहिए तभी इंटेंसिटी फाइंड की जा सकती है, और साइन एन बीटा की जगह हमें यहाँ पे मिला है टेन एन बीटा। तो टेन एन बीटा को अगर सॉल्व करने के लिए टाइम साइन के लिए अगर एंगल की वैल्यू चाहिए, तो अगर इसे ड्रॉ किया जाए ट्रायंगल से, तो ट्रायंगल से अगर बनाया जाए इसे, तो टेन एन बीटा इज इक्वल टू लिखा जा सकता है एन टेन बीटा बाई वन, और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अगर एक ट्रायंगल ड्रॉ करें यहाँ, इसके लिए एंगल हो गया एन बीटा, ट्रायंगल ये ड्रॉ कर लिया गया जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके लिए ये एंगल हो गया एन बीटा। तो टेन एन बीटा टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू ये हो गई एन टेन बीटा अपॉन बेस, यहां से यहां तक इसकी वैल्यू हो गई वन। तो अगर इसके लिए हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड करें, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और हाइपोटेनस के लिए, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। वैल्यू प्लेस करें हाइपोटेनस की वैल्यू, तो हमें यहां से यहां तक फाइंड ही करना है, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा बेस की वैल्यू वन, ये हो गया वन स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर ये है, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितना हुआ एन टेन बीटा, तो एन टेन बीटा का स्क्वायर, सॉल्व करें इसे, ये हो गया वन प्लस एन स्क्वायर टेन स्क्वायर बीटा, ये किसकी वैल्यू हो गई, ये हो गई हाइपोटेनस का स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो गई। तो हाइपोटेनस की कितनी वैल्यू हुई, हाइपोटेनस की कितनी वैल्यू हुई, ये वैल्यू हो गई अंडर रूट वन प्लस एन स्क्वायर टेन स्क्वायर बीटा, ये मिल गई हमें हाइपोटेनस की वैल्यू। हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी मिली, ये हो गई अंडर रूट वन प्लस एन स्क्वायर टेन स्क्वायर बीटा। तो इस एंगल के लिए कितने, एन बीटा एंगल के लिए टेन थीटा की वैल्यू थी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू थी एन टेन बीटा अपॉन बेस की वैल्यू वन। इसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया गया, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस की वैल्यू वन और परपेंडिकुलर की वैल्यू एन टेन बीटा, दोनों का स्क्वायर करें, ये हो गया वन प्लस एन स्क्वायर टेन स्क्वायर बीटा। हाइपोटेनस का स्क्वायर है, अगर हाइपोटेनस की वैल्यू चाहिए तो ये स्क्वायर इधर जाके अंडर रूट, ये हमें हाइपोटेनस की वैल्यू मिल गई, कितनी वैल्यू मिल गई, ये वैल्यू है अंडर रूट वन प्लस एन स्क्वायर टेन स्क्वायर बीटा, कितना वैल्यू हो गया, ये हो गया हाइपोटेनस की वैल्यू वन प्लस एन स्क्वायर टेन स्क्वायर बीटा। अगर यहां से हम लोग फाइंड करना चाहें तो साइन एन बीटा की वैल्यू फाइंड की जा सकती है। तो साइन एन बीटा की अगर वैल्यू बाय ट्रायंगल साइन एन बीटा, साइन एन बीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण।
तो साइन थीटा साइन एन बीटा की बात करें तो लंब की वैल्यू कितना है, एन टेन बीटा अपॉन हाइपोटेनस, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब लंब साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ड। तो लंब की वैल्यू हो गई एन टेन बीटा, कर्ड की वैल्यू की बात करें तो ये है अंडर रूट 1 प्लस एन स्क्वायर टेन स्क्वायर बीटा। ये हो गया साइन एन बीटा की वैल्यू एन टेन बीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एन स्क्वायर टेन स्क्वायर बीटा। तो पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा फाइंड करने के लिए हमें क्या करना था, हमें जो इंटेंसिटी का ये टर्म था इसे डिफ्रेंशिएट करना था विद रेस्पेक्ट टू बीटा। विद रेस्पेक्ट टू बीटा डिफ्रेंशिएट किया गया, डिफ्रेंशिएट करने के बाद उसे इक्वेट किया गया जीरो से इक्वेट करने के बाद हम लोग इसे सॉल्व किए, वैल्यू मिली हमें टेन एन बीटा इज इक्वल टू एन टेन बीटा अपॉन में 1 लिखे। इस एंगल एन बीटा के लिए एक ट्रायंगल ड्रॉ किया गया। ये ट्रायंगल इस प्रकार से टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब ये हो गया एन टेन बीटा अपॉन आधार बेस की वैल्यू हो गई 1। इसके लिए हाइपोटेनस फाइंड किया, हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई अंडर रूट 1 प्लस एन स्क्वायर टेन स्क्वायर बीटा। यहाँ से फाइंड किया गया साइन एन बीटा की वैल्यू। तो साइन एन बीटा की अगर वैल्यू फाइंड किए तो कितना वैल्यू हो गया, साइन एन बीटा की वैल्यू हो गया एन टेन बीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एन स्क्वायर टेन स्क्वायर बीटा। ये हो गया साइन एन बीटा की वैल्यू। अगर इंटेंसिटी हमें फाइंड करना है तो इंटेंसिटी के लिए यही टर्म हमें चाहिए। कौन कौन सा टर्म, ये टर्म है साइन एन बीटा बाई साइन बीटा। तो इसकी वैल्यू फाइंड करें, जो भी वैल्यू आएगी उसका हमें करना होगा स्क्वायर। तो इसके लिए अब क्या करें, साइन एन बीटा की वैल्यू मिल गई है और हमें चाहिए साइन एन बीटा बाई साइन बीटा। तो इसे साइन बीटा से अगर डिवाइड कर दें और फर्दर उसे सॉल्व करें तो ये वैल्यू जो भी मिलेगी साइन एन बीटा बाई साइन बीटा की, उसे उसकी सहायता से इंटेंसिटी फाइंड की जा सकती है। तो यही हमें करना है। तो इंटेंसिटी हो गया आई इज इक्वल टू ए नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर। वो टर्म हमें चाहिए, कौन सा टर्म, टर्म है हमारे पास साइन एन बीटा बाई साइन बीटा। तो साइन एन बीटा की वैल्यू ये हो गई और साइन बीटा की वैल्यू की बात करें तो अपॉन हो गया ये साइन बीटा। साइन बीटा मतलब साइन बीटा से इसे डिवाइड कर दें, तो साइन बीटा से डिवाइड कर देंगे तो इधर स्पेस नहीं है, इधर लिख दिया गया 1 बाई साइन बीटा। ये था अंडर रूट में, ये हो गया केवल साइन बीटा, डिवाइड कर दिए साइन एन बीटा बाई साइन बीटा। तो साइन एन बीटा की ये वैल्यू थी पहले से अपॉन साइन बीटा, तो साइन बीटा से इसे डिवाइड कर दिए। हमें चाहिए इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करने के लिए क्या करें, इसका स्क्वायर करने के लिए पूरे टर्म्स का स्क्वायर कर दें। तो ये इधर से अगर करें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन, अलग अलग भी लिख सकते हैं या इकट्ठे भी लिख सकते हैं, ये साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू क्या वैल्यू होगी, यहाँ से इधर का भी स्क्वायर करें, ये लिखा जा सकता है एन स्क्वायर टेन स्क्वायर बीटा अपॉन, जो ये अंडर रूट वाला टर्म था ये अंडर रूट यहाँ से गायब हो गया, क्या बचेगा, ये बचा 1 प्लस एन स्क्वायर टेन स्क्वायर बीटा। इसका ये अंडर रूट था, इसका स्क्वायर किए तो अंडर रूट यहाँ से खत्म हो गया, यहाँ से इसका भी स्क्वायर करें तो इंटू ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर बीटा। इसी को हमें फाइंड करना है, इसी वैल्यू को इंटेंसिटी वाले इस टर्म में रख के हम आगे इस इक्वेशन की इंटेंसिटी किस पे डिपेंड कर रही है वो टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो अगर इसे बनाएं, अब इसे आगे फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, यहाँ लिखा जा सकता है एन स्क्वायर टेन बीटा है या टेन स्क्वायर बीटा है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू लिखा जा सकता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो लिखें तो ये हो गया एन स्क्वायर
टेन स्क्वायर बीटा, टेन स्क्वायर बीटा को क्या लिखें, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा अपॉन अपॉन इस टर्म को सॉल्व करें, तो इस टर्म को सॉल्व करें तो ये हो गया 1 प्लस एन स्क्वायर, फिर टेन स्क्वायर बीटा की जगह लिखें साइन स्क्वायर बीटा अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा, ब्रैकेट क्लोज, इनटू यहां से हुआ साइन स्क्वायर बीटा अपॉन में 1 भी लिखें, तो ये देखा जाए साइन स्क्वायर बीटा से कैंसिल हो गया, क्या बचा, यहां से बचा एन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा, तो ये अपॉन में आ जाएगा, क्या लिखें, ये हो गया इज इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर बीटा, तो यहां लिख दिए कॉस स्क्वायर बीटा, और इस ब्रैकेट में क्या था, इस ब्रैकेट में ये टर्म है, ये टर्म है 1 प्लस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा, तो कॉस स्क्वायर बीटा का अंदर मल्टीप्लाई होगा, कॉस स्क्वायर बीटा का अगर अंदर मल्टीप्लाई हो देखें तो क्या लिखा जा सकता है, इसे लिखा जा सकता है इज इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा का मल्टीप्लाई हुआ 1 में, ये हो गया कॉस स्क्वायर बीटा प्लस यहां से एन स्क्वायर, ऊपर टर्म में साइन स्क्वायर बीटा अपॉन है कॉस स्क्वायर बीटा, इसमें कॉस स्क्वायर बीटा का मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर बीटा से कॉस स्क्वायर बीटा कैंसिल, क्या बचा, केवल बचा साइन स्क्वायर बीटा, तो यहां से टर्म मिला हमें एन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा प्लस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर बीटा की जगह रखा जा सकता है 1 माइनस साइन, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों टर्म्स में से अगर देखा जाए तो साइन स्क्वायर बीटा कॉमन मिल रहा है, इसे क्या लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है एन स्क्वायर अपॉन 1, यहां से 1, इन दोनों टर्म्स में से मिल रहा है साइन स्क्वायर बीटा कॉमन, साइन स्क्वायर बीटा कॉमन मिल रहा है, क्या बचा इस ब्रैकेट में, बचेगा यहां से एन स्क्वायर और यहां से -1, तो टर्म हमें मिल गया, क्या मिल गया, साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू मिल गई एन स्क्वायर बाई 1 प्लस एन स्क्वायर -1 साइन स्क्वायर बीटा, तो ये हो गया हमारे पास इसकी वैल्यू से हमें फाइंड करना था इंटेंसिटी किसके लिए, इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए, तो सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए अगर अब बात करें तो इंटेंसिटी की बात करें तो वहां ये वैल्यू प्लेस करें, तो वहां प्लेस करते हैं, तो वहां के लिए लिखा जा सकता है, इसे क्या लिख दे, इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू हो गया ए नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर इनटू साइन एन बीटा बाई साइन बीटा का स्क्वायर, या फिर साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा, इसकी वैल्यू हमें मिल गई है, क्या वैल्यू मिली है, ये वैल्यू मिली है एन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर -1 साइन स्क्वायर बीटा, तो अगर इंटेंसिटी का टर्म यहां से देखा जाए तो इंटेंसिटी जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, इंटेंसिटी डिपेंड कर रही है या इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू इस टर्म पे, कौन सा टर्म हुआ, ये हुआ एन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर -1 साइन स्क्वायर बीटा, ये हो गया इंटेंसिटी किसके लिए हो गया, ये इंटेंसिटी हो गया सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए सॉरी, उससे पहले हम लोग जानते हैं ये हो गया इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, किस पे हो गया, इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा,
क्या हो गया ये हो गया प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस 1 साइन स्क्वायर बीटा। अगर दूसरी चीज इंटेंसिटी ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा की बात करें तो इंटेंसिटी ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए आई प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर फाइंड किए, आई प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। तो अगर दोनों का रेशियो फाइंड करें तो पहले लिखे इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा अपॉन इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी की जगह कर दें प्रिंसिपल मैक्सिमा। इंटेंसिटी ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू रखें, ये हो गया एन स्क्वायर अपॉन यहां से 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस 1 साइन स्क्वायर बीटा। ये हो गया किसकी वैल्यू, ये हो गया इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा अपॉन, ये हो गया इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा अपॉन इंटेंसिटी ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा, उसकी वैल्यू एन स्क्वायर। एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हुआ, क्या हुआ, जो इंटेंसिटी का रेशियो है वो हो गया 1/1 प्लस एन स्क्वायर माइनस 1 साइन स्क्वायर बीटा। ये हो गया इंटेंसिटी का रेशियो। मतलब सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वो क्या हो रहा है, अगर उसकी बात करें तो वो एन के नंबर पर, नंबर ऑफ स्लिट्स पे डिपेंड कर रहा है और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। इंटेंसिटी जो है वो एन स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब नंबर ऑफ स्लिट्स अगर ज़्यादा होंगे तो जो इंटेंसिटी है सेकेंडरी मैक्सिमास की वो वीक रहेगी, इनविजिबल बनेंगे। लेकिन अगर एन की वैल्यू कम है तो क्या होगा, इन्हें ऑब्जर्व किया जा सकता है, जो कि हम डायग्राम में ड्रॉ कर रहे हैं। तो इस एक्सप्रेशन से हम लोग देख लिए कि अगर नंबर ऑफ स्लिट्स ज़्यादा रहेगा तो इंटेंसिटी कम रहेगी। तो इंटेंसिटी अगर कम रहेगी तो वो जो वेव्स हैं वो सेकेंडरी मैक्सिमा वो वीक रहेगी, इनविजिबल रहेगी। बाकी अगर नंबर ऑफ स्लिट जो है वो कम है तो इसे ऑब्जर्व किया जा सकता है। इसे इस डायग्राम में भी ड्रॉ कर दिए, जहाँ पी जो शो कर रहा है वो शो कर रहा है सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा शो कर रहा है, और इसके दोनों साइड P1 P2 या फिर इधर P1 P2 ये सब प्रिंसिपल मैक्सिमा शो करना है। अगर ए बी सी की बात करें तो ए बी सी पॉइंट्स जो है वो सेकेंडरी मैक्सिमा शो कर रहे हैं, और डी और ई पॉइंट्स की बात करें तो वो मिनिमा को शो कर रहे हैं। तो ये पूरा डायग्राम ड्रॉ कर दिया गया। ये पूरा था फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू एन स्लिट्स, या फिर डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के नाम से आएगा। तो इसे बढ़िया से पढ़ लें और इसे लिख के नोट्स बना के तैयार कर लें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।